नमस्कार साथियों, मैं शांतनु आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स विजन के यूट्यूब चैनल पे। द ऑफिसर्स विजन आपकी तैयारी के लिए आपके समक्ष खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला के खड़ी है। तो हम सभी जानते हैं 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में फिर से एक बार सीटों की काफी संख्या आई है। तो आइए हम आज की इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि आगे की तैयारी हमें हमारी कैसी होनी चाहिए, हम किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। इन सीटों को भी इन सीटों को इस जो नोटिफिकेशन आया है इसका भी हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इन सीटों में कितनी कमी आई है या क्या नया अपडेट है। तो अगर हम अनुमंडल पदाधिकारी की सीटों की बात करें तो 100 सीटें आपको एसडीएम का है। कितना? 100 सीट आपको एसडीएम का इसमें आया है। डीएसपी की सीट आपको 22 आई है। राज्य कर सहायक आयुक्त की आपको राज्य वित्त सेवा आयोग का आपको राज्य वित्त सेवा की सीटें की संख्या 76 है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी की 7 है। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए ये जो ईक पदाधिकारी की जो सीट है दोस्तों, ईक पदाधिकारी की जो सीट है 44, इसकी अधिसूचना जो है सो ये हटा ली गई है, यानी 44 सीटें माइनस हो गई है जो अभी तक 1230 सीटें थी इसमें से। ठीक है, फिर पीओ यानी प्रोबेशन पदाधिकारी की आपको करीब 4 सीट है। सहायक योजना पदाधिकारी की 10 सीट है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी की 54 सीट है। फिर है आपको ग्रामीण विकास पदाधिकारी की 65 सीट है। ठीक है, राजस्व अधिकारी यानी सीओ रेवेन्यू ऑफिसर आरओ का आपको 365 सीट सर्वाधिक सीट है। ठीक है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी यानी बीपीआरओ का आपको लगभग 70 सीट है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का 130 सीट है। ठीक है, तो इन सीटों की संख्या के आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि वैकेंसी काफी बड़ी है, जैसा कि पिछली वैकेंसियों में देखने को मिला था। हालांकि 70वीं तो बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 71वीं ठीक ठाक वैकेंसी थी, उसी अनुसार 72वीं वैकेंसी काफी अच्छी आई है। इसको इन वैकेंसियों में 72वीं के साथ साथ कुछ और वैकेंसी साथ में आई है, जैसे कि सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी। इनकी कुछ अर्हताएं थोड़ी सी अलग है। जैसे कि अगर सीडीपीओ की बात करें तो इसमें जो आप ग्रेजुएशन के अलावा जो वैकल्पिक विषय की बात की गई है, यानी जो ऑप्शनल हमारा होता है, भले ही वह क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें से आप होम साइंस यानी गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एलएसडब्ल्यू ले सकते हैं। उसी तरह वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें तो इसमें आपको जो ग्रेजुएशन है वह आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में डिमांड करता है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर देखें तो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और लॉ में किसी एक विषय में आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें से अगर वैकल्पिक विषय की बात करें तो यह आपको साइकोलॉजी और लॉ में से कोई एक विषय आपको मेंस के लिए चुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आरक्षण तो हम सभी जानते हैं कि आरक्षण की बात की गई है। यदि आरक्षण लेना है तो आपको प्रॉपर रूप से सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना चाहिए। यदि अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप जाइए और जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वह आवासीय हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी जाके जितनी जल्दी हो आप बनवाएं, अन्यथा आपको जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है। इसी प्रकार से आपको स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें से देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। इसमें आपका सिलेबस भी दिया गया है कि इस परीक्षा की संरचना क्या होगी। परीक्षा की संरचना क्या क्या है? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इसके 3 चरण हैं। साक्षात्कार, इसके कुल 3 चरण बताए गए हैं, 3 चरणों में आयोजित होती है। एक चीज बदलाव किया गया है जो आपको परीक्षा में इस बार की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसमें फिर से एक बार 5वां ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ए बी सी डी के अलावा आपको एक नया ऑप्शन फिर से इंट्रोड्यूस है और यह पहले वाले ई के नेचर से, जो भी तक नॉन ऑफ द अबव या मोर देन वन वाली बात थी, तो उससे एकदम अलग जो आयोग है हमारी, आयोग ने धांधली को, जो भी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया है, यह 5वां ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि आपकी परीक्षा में अगर 150 प्रश्न आएंगे तब आपको सारे प्रश्नों को क्या करना है, ओएमआर पे कलर करना है, चाहे आपको आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। यदि आपको इन चारों ऑप्शंस यानी ए बी सी और डी में कोई भी आंसर पता हो तो उसका ऑप्शन, उस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। ठीक है, यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है उस स्थिति में भी आप ऑप्शन ई को कलर करेंगे। क्या है? ऑप्शन ई को
नहीं आने की स्थिति में भी आपको कलर करना है, यानी ओएमआर किसी भी प्रकार से खाली नहीं छोड़ना है। यदि आप कोई ओएमआर छोड़ के आते हैं कि किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है, तो वह क्या होगा, 1/3 आपको नेगेटिव काटा जाएगा। यदि कोई भी ऑप्शन नहीं कलर करते हैं ओएमआर सीट पर, तब आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि पूरा का पूरा ओएमआर आपको कलर करना है, भरना है एनी हाउ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन माना जा रहा है आयोग का, ताकि जो लोग यह सोचते थे कि ओएमआर रंगवा लेंगे, बहुत सारी बातें हम सब सुनते हैं कि ऐसा धांधली हो रहा है, ऐसा सेटिंग है, वैसा सेटिंग है, आयोग ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि आपको ऑप्शन ई रखना है, मतलब रखना है, यानी ओएमआर आप खाली छोड़ के नहीं आ सकते हैं। अभी एडीयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखा कि 50% आपको मिनिमम बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। 50% से जिनका कम बनाया जा रहा था उनके रोल नंबर को नोट किया जा रहा था कि आपने क्यों 50% से कम बनाया है। ठीक है, तो आयोग की जो आयोग का जो प्रयास है, आयोग हमेशा से पारदर्शिता को बनाए रखने का प्रयास करते ताकि किसी प्रकार का परीक्षा पर धांधली का आरोप ना लगे, किसी प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, कोई अनुचित उनके साथ परीक्षाओं की जो परीक्षाओं की जो विश्वसनीयता है वह बनी रहे। ठीक है, जो सही कैंडिडेट है वे चुनकर आए। तो अगर हम देखें तो 72वीं में आपको 300 GS1 GS2 और 300 अंकों का क्या होता है, निबंध होता है, ये सब तो हम सभी जानते हैं परीक्षाओं का क्या पैटर्न है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि आखिर आगे करना क्या है, कि अब हम आगे क्या करेंगे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है जानने के लिए हमारे लिए। तो आगे हम जो करेंगे दोस्तों, इसको बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और ये इस नोटिफिकेशन में संशोधन करके सीटों की संख्या कितनी कर दी गई है, तो 1186 सीटों की संख्या कर दी गई है। अब आते हैं अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपके समक्ष है, सीटें भी आपको दिख चुकी हैं और कुछ लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो हमें काम करना है, क्योंकि अब जो परीक्षा है आपके पास समय बहुत कम है। हम सभी जानते हैं कि 26 जुलाई आपको इसकी डेट निर्धारित की गई है, भले हो सकता है बढ़ जाए घट जाए, ये तो बात की बात है, घटने की तो बात नहीं है। 26 जुलाई आयोग के द्वारा डेट निर्धारित तय है, तो हम 26 जुलाई को मान के ही चलेंगे कि एग्जाम इस दिन होगा। और हम एक 70 डेज टारगेट ले लेते हैं, कितने दिनों का, 70 दिन का एक टारगेट लेके चलते हैं आज से कि कैसे कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे वह करेंगे पीवाईक्यू का विश्लेषण। क्या, पीवाईक्यू का विश्लेषण। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अभी तक जो भी परीक्षा हुई है, आप 5 साल या 10 साल पिछले 10 वर्षों का प्रश्न उठाएंगे, कितने वर्षों का, पिछले आप 10 वर्षों का प्रश्न पत्र उठाएंगे और इनका एनालिसिस करेंगे कि आखिर आयोग प्रश्न पूछता है तो कहां से पूछता है, कैसे पूछता है। दूसरा कदम हमारा होगा कोर सब्जेक्ट को ध्यान रखना कि आखिर मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट अप्रोच। तो इन चीजों को आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पीवाईक्यू के विश्लेषण की बात करें तो हम जब पीवाईक्यू का विश्लेषण करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 10 वर्षों का, उसको हम डिवाइड करेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और बिहार, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। जिसमें से आपको हिस्ट्री की बात करें, अगर आप जाके एनालाइज कीजिएगा तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, 35 प्लस आप मान के चल सकते हैं। पॉलिटी से भी आपको 10 से 15, ज्योग्राफी से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स से भी आपको 10 से 15 विभिन्न परीक्षाओं में, यहाँ से 10 सवाल, यहाँ से 10 सवाल, बायोलॉजी से 10 सवाल, करंट अफेयर से आपको 35 अप्रॉक्स सवाल मान लीजिए, और बिहार से 20 प्रश्न। बिहार से जो ये 20 प्रश्न होते हैं दोस्तों, वे आपको इसी हिस्ट्री में से, इसी पॉलिटी, इसी ज्योग्राफी से होंगे, इसी इकोनॉमी से होंगे, इसी करंट अफेयर से रिलेटेड बिहार के प्रश्न होंगे। ठीक है, इसी में से। तो ये प्रश्नों का आप कैटेगराइजेशन अपने तरीके से करेंगे जाके विश्लेषण करने के पश्चात प्रीवियस ईयर्स का। क्योंकि क्या है कि आप किसी भी प्रीवियस ईयर्स पे भरोसा नहीं करना है, आपको खुद से एनालाइज करना है, जाके विश्लेषण करना है कि कहां से कैसे पूछे जाते हैं, कोर टॉपिक्स क्या होता है जहां से बीपीएससी बार बार रिपीट करती है। यदि कोर सब्जेक्ट की बात करें हम, तो कोर सब्जेक्ट दोस्तों यहां से आपका डिसाइड हो जाता है। हिस्ट्री की बात करें, इसे आप 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। क्या, ये सबसे पहला एंशिएंट, फिर मेडिएवल और ये मॉडर्न, जिसमें से आपको
मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। यदि 35 सवाल पूछा जाता तो आप मान के चलिए 20 सवाल लगभग आपको मॉडर्न से ही होना है। 20 सवाल आपको कहां से होना है? मॉडर्न से। फिर आपको ज्योग्राफी से 20 सवाल है, इसमें भी आपको इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फिर यहाँ आए तो यहाँ करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है 35 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का। फिर आते हैं बिहार। बिहार आपको 20 प्रश्न खुद देखता है। तो अगर बिहार करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की बात करें तो यही मिलके आपको करीब 90 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर तो ये ज्योग्राफी ऐड कर लेते हैं, अगर केवल और केवल अगर आप इंडियन ज्योग्राफी भी इसमें अगर ऐड कर ले तो भी आप 100 प्लस पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा, हम जो टारगेट लेके चलेंगे वह टारगेट आपको होगा 110 प्लस का। अब कहेंगे क्या 110 प्लस संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं खुद ला चुका हूं 120 नंबर, 114 नंबर, ठीक है। आपको स्कोर कार्ड कहेगा तो मैं दिखा दूंगा। मैं 60वीं 62वीं से लेके अभी तक 70 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें 63वीं को छोड़ के मैंने लगभग सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो कोर सब्जेक्ट ये हमारा हो गया। क्या कोर सब्जेक्ट कौन कौन सा? ये एनालाइज करने के बाद आपको कोर सब्जेक्ट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार, इंडियन ज्योग्राफी, ये आपको मेजर कोर सेक्शन है। देखिए हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं और सभी चीजों को कवर करिए, वो तो अच्छी चीज है ही, लेकिन स्मार्टनेस अपनाना जरूरी है कि आखिर मेजर सेक्शंस क्या है, समझे। यदि आप स्मार्ट अप्रोच के साथ बढ़ते हैं तो आपकी मार्किंग बेहतर होती है, कम एफर्ट में बेहतर स्कोर कर पाते हैं। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, समझे। तो कोर सब्जेक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे पीवाईक्यू एनालाइज करके। 10 वर्षों का आपको पीवाईक्यू खुद से एनालाइज करना है, कहीं से रेडीमेड नहीं खा लेना है, फास्ट फूड नहीं, खुद से एनालाइज कीजिएगा, एक दिन का वक्त दीजिएगा और इसको सभी विषयों को क्या करना है? एनालाइज कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट अप्रोच। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट अप्रोच क्या है? क्योंकि बिना हार्ड वर्क का कुछ भी संभव नहीं है। आपके पास दिन है 70, इन 70 दिनों को आपको स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना होगा। इन सभी 70 दिनों को यदि आप घंटों में डिवाइड कर दें, 10-10 घंटे प्रति दिन के अनुसार भी, तो 70 मल्टीप्लाई 10 कीजिएगा तो भी आपके पास टोटल 700 घंटे बनते हैं। टोटल आपको कितने घंटे बनते हैं? लगभग 700 घंटे आपको यहां से बनते हैं, जितना आपके हाथ में है। अब इन 700 घंटों को हमको डिसाइड करना है कि कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहला काम हम करेंगे कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स में डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जितने टॉपिक्स बनते हैं तीनों में, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट, इन तीनों हिस्ट्री के सेक्शंस में जितने टॉपिक्स बनते हैं, चाहे मौर्य की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो सारे टॉपिक्स को इस तरह से आपको क्या करना है? लिख लेना है, सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को। आपको एक बार यह लग सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, समय समय बर्बाद हो रहा है, टाइम फालतू का क्यों दे रहे हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए, एक बार समय दे के देखिए, इन सबको आपको लिख लेना है। एक दिन का वक्त लगेगा, 2 घंटा 4 घंटा का समय लगेगा। सभी सब्जेक्ट्स को 10 पेज आपको खर्च होंगे लगभग। सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी आपको टॉपिक्स बनते हैं, सभी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, सभी का सब्जेक्ट वाइज आपको लिख लेना है, सभी सब्जेक्ट्स के। अब उन टॉपिक्स को, जब आप टॉपिक्स लिख चुके हैं, अब हम टाइम आपके पास जो भी है, इस टाइम को हम क्या करेंगे? अब यूटिलाइज करेंगे इन टॉपिक्स के आधार पे, इन सभी 10 पेजेस को। हम सभी जानते हैं कि तैयारी करते वक्त सब कुछ आपको आता है, मतलब मोस्ट ऑफ चीजें, यदि आप यहाँ हैं, ज्यादातर चीजें आ रही होती हैं, तो क्या करना है कि इस टाइम फ्रेम में आपको हर एक टॉपिक को डील करते जाना है। जो भी आप पढ़ लिए हैं उसको टिक करेंगे। इसमें हम जो अप्रोच अपनाएंगे, पहली चीज तो टॉपिक्स को पढ़ना, दूसरा रिवीजन, पढ़ना रिवीजन, पढ़ना रिवीजन, दोनों काम करना है, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम को हम लोग डिवाइड करेंगे कि कितना आप पढ़िएगा, कितना रिवीजन कीजिएगा। आप प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे
रिवीजन का रखेंगे। कितना? लगभग 3 घंटे रिवीजन का रखेंगे प्रतिदिन, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ टाइम आप सब्जेक्ट्स मैटर को पढ़ने में लगाएंगे। रेस्ट ऑफ टाइम क्या है? सब्जेक्ट्स मैटर को पढ़ने में आप लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हो रहा है और कुछ भी आपके ऊपर से नहीं जा रहा है। अब आते हैं टेस्ट सीरीज की भूमिका। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो टेस्ट सीरीज काफी की रोल प्ले करता है। टेस्ट सीरीज की भूमिका सबसे अधिक है, बहुत ज्यादा। आप परीक्षा में कैसे प्रश्नों को डील करना है वह यहां से सीखेंगे। दोस्तों, हमारा परीक्षाओं में एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी को लेकर एक वीडियो है, वो जाके जरूर आप चेकआउट कीजिएगा कि मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में यह समझाया कि कैसे एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी होती है, परीक्षाओं में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाइए और उस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आपको समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो काफी की रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। आप एटलीस्ट कोई भी जहां कहीं भी हो आप टेस्ट जरूर देंगे। टेस्ट देने से जो हैबिट्स बनते हैं वह सबसे पहला चीज होता है कि हाउ टू डील विथ क्वेश्चंस। प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रश्नों से को कैसे डील करते हैं वह आप सीखेंगे। टेक्निक्स क्या होता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या होता है वह सीखेंगे, समझे। साथ ही साथ आप जो पढ़ रहे हैं वह परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है वह आप सीखेंगे। तो परीक्षाओं की आदत डालनी जरूरी है और उसके लिए टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपको अप्रोच अपनाना है अपनी तैयारी के लिए। अब आते हैं सोर्सेज की बात। सोर्सेज की बात कि कौन सा सोर्स किस चीज के लिए हम लोग फॉलो करें। जो भी आप अभी तक मटेरियल्स यूज किए हैं, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आपको अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके पास है उसी को पढ़ना है। तो सबसे अगर करंट अफेयर की बात करें तो इसके लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर अच्छा सा पढ़िए, ठीक है। लेकिन मैं एक सजेस्ट करूंगा कि पटना से प्रकाशित होने वाली कोई खबर जरूर पढ़िए। पटना से प्रकाशित होने वाला कोई न्यूज जरूर पढ़िए जो बिहार से होता है। आप इसके लिए हिंदुस्तान ले सकते हैं या दैनिक भास्कर यूज कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा चीज, आपको एक राष्ट्रीय जागरण की अखबार पढ़ सकते हैं। या तो आप द हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। या तो द हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या फिर आप राष्ट्रीय जागरण पढ़िए। नेशनल संस्करण जो आपको आता है, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का, वो देखिए। उसके बाद आते हैं पीडी की भूमिका। प्रतियोगिता दर्पण काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑलवेज करंट अफेयर्स के लिए बिहार की परीक्षाओं में। तो पीडी जरूर से जरूर पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों, मेरा यह अनुभव कहता है कि आप कितनी भी तैयार अच्छे से जीएस क्यों ना करके जाएं, यदि आपका करंट अफेयर नहीं तैयार है मैं लिख के दूंगा आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी। आपकी परीक्षा निकलने के लिए करंट अफेयर का बेहतर होना बहुत जरूरी है। 35 से अधिक सवाल आपको यहीं से आएंगे। इवन की जो आप इकोनॉमिक्स का सवाल देखते हैं उसमें भी आपको आधे सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ज्योग्राफी के सवाल भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे कुछ सवाल, समझे। तो आप पीडी जरूर पढ़ें, पीडी से प्रश्न डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा आपकी परीक्षा में। चलिए, तो ये हमारी स्ट्रेटजी हुई कि कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हम परीक्षा को पास कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अब हम आपके लिए क्या लेके आए, प्रश्न यह उठता है कि द ऑफिसर्स विजन आपके लिए क्या लाए। तो द ऑफिसर्स विजन आपके लिए, द ऑफिसर्स विजन आपके लिए पहली चीज तो टेस्ट सीरीज लेके आया है। आप आइए हमारे पास, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। हम आपको सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों टेस्ट है। यह दोनों टेस्ट आपको पटना में जाके घूम लीजिए। कोई भी आपको कोचिंग संस्थान, कोई भी मतलब कोई भी कोचिंग संस्थान आपको जो नहीं दे रहा है वह आपको डिस्कशन नहीं दे रहा है, जबकि द ऑफिसर्स विजन क्या है, डिस्कशन दे रहा है। द ऑफिसर्स विजन आपको डिस्कशन दे रहा है, पटना का कोई संस्थान आपको डिस्कशन नहीं दे रहा है। तो मैं आपको यह प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरी चीज क्या है, क्या मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, वह है आपको क्लासेस। यह आपको YouTube पर रेगुलर बेस पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। और यह जो है सो किस रूप में होगा, तो यह आपको लेक्चर प्लस पीवाईक्यू प्लस आपको मेंस क्वेश्चंस, ठीक है,
पीवाईक्यू के साथ ही कुछ आपको संभावित जो प्रश्न बनते हैं वह भी आपको यही रहेंगे। तो सबसे पहला चीज कि हम आपको कॉन्सेप्ट यानी कि लेक्चर हमारा होगा, उसके बाद पीक्यू पीवाईक्यू होगा, उसके बाद मेंस का जो भी प्रश्न बनता है मैं आपको वही दिखाता जाऊंगा, हमारी संस्थान हमारे शिक्षक आपको वही आपको दिखाते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोटो है वह केवल आपको पीटी पास करना नहीं है, हम आपको पीटी केवल नहीं करवाएंगे, हम आपको मेंस जो एग्जाम है वह करवाएंगे और सीधे आपको हमारा फाइनल टारगेट है आपके लिए पीडीएफ में आपका नाम देना। क्या है? पीडीएफ में आपका नाम देना, ये हमारा फाइनल मोटो है। तो पीडीएफ में नाम तभी आएगा जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे पास आके मिल सकते हैं, कहां? पीएनबी बिल्डिंग। आप हमारे पास आए पीएनबी बिल्डिंग में, डॉक्टर्स कॉलोनी, पीएनबी बिल्डिंग, आपको यह पता हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, कंकड़बाग। अगर मोबाइल नंबर आप से कांटेक्ट कर सकते हैं 94934375, ठीक है। और एक नंबर आपको मैं कांटेक्ट लिस्ट का दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी मददगार लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आके मिलिए। हम आपको 2 टेस्ट फ्री दिलवा दे रहे हैं, 2 आपको फुल लेंथ टेस्ट फ्री है, 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको कंप्लीटली फ्री है। आइए ज्वाइन कीजिए, एकदम वेलकम है आप सभी का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ, यही रोकता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों। जय हिंद।